विविध भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। आज के बॉम्बे टॉकीज में हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक और गीतकार विजय अकेला से फिल्मी गपशप। आपसे बातचीत की है जी श्याम ने। श्रोताओं नमस्कार। आज स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार हैं, एक ऐसे शायर हैं, एक ऐसे गीतकार हैं, एक आरजे हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब हम ऋतिक रोशन की पहली फिल्म की बात करते हैं और जो उनका एक मूव था, डांसिंग मूव, और उसमें जो पीछे के बोल थे गाने के, उन्हें शब्द देने वाले गीतकार आज हमारे बीच हैं। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। फिल्मों से खास करके जो इनका एक संबंध है वो बड़ा ही अटूट है। मुझे मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है। बस यही बात है कि आज वो आप तक पहुंचे हैं विविध भारती के माध्यम से, और मैं यहाँ पर विजय अकेला जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया, प्रणाम, नमस्कार, हेलो, आदाब। और आपने इतनी तारीफ कर दी, क्या मैं इसके काबिल हूँ ये तो श्रोताओं को अभी पता लग जाएगा। हाँ, मगर अगर विविध भारती में आपको आना है तो भाई आपको अपना ज्ञान थोड़ा तो बढ़ा के ही आना पड़ेगा। आपको कुछ कारनामे अंजाम दे ही के आना पड़ेगा, वरना आप विविध भारती के जो श्रोता हैं उनके सामने कैसे पेश होंगे। और जो आपने कहो ना प्यार है कि ऋतिक रोशन के डांसिंग स्टेप वाले सॉन्ग की बात की, तो ये सच कहा आपने, क्योंकि अब देखते देखते 25 बरस बीत गए हैं। चाहे आप विविध भारती के स्टूडियो में उनको दावत दें या ऑस्ट्रेलिया में उनको शो पे बुलाएं या यूरोप में बुलाएं, वो इसी डांस स्टेप के साथ एंटर करेंगे। बिल्कुल। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाएं दिल ये बताना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे, तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, वाह, ऐ मेरे दिल तो गाए जा। क्या बात है। आपका पहला ही गीत अगर माना जाए ये जी, तो इतना लोकप्रिय हुआ, और जाहिर है कि इसके लिए इसके पीछे की कहानी तो कुछ और ही होगी यहाँ तक पहुँचने की। चलिए इस गीत से ही शुरू करते हैं, इसकी कहानी से ही शुरू करते हैं। आपके गीतकार के रूप में जो आपकी पहचान आपको मिली है जी, वहाँ से बात शुरू करते हैं। ये एक अजीबो गरीब पहचान है। मतलब कि ये पहला गीत ही ऐसा गीत है जिस वजह से मुझको मेरी मंजिल मिल गई। अब मंजिल मिल गई तो फिर गीत लिखने की लालसा जो है वो फिल्मों के लिए जो है वो कम होती गई। बड़ी अजीबो गरीब बात है। मेरी शायरी चलती रही, हाँ, फिल्मों में गीत लिखा, एल्बम्स के लिए बहुत गीत लिखे, लेकिन वो जो एक होता है ना कि आप मंजिल पे पहुंचना जो चाहते हैं वो पहले गीत ही ने आपको पहुंचा दिया, तो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग हुई है उसकी। लेकिन मैं उस पर बहुत नाज करता हूँ। और राजेश रोशन साहब इतने बड़े गुणी संगीतकार हैं जिनमें एक परंपरा भी है रोशन साहब की। वो भी यही बात कहते रहते हैं और कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक ही गीत लिखने के लिए कहा था, कहो ना प्यार है में, और ये तुमने इतने गीतों के बराबर एक गीत क्यों लिख दिया। सच है, सच है, सच जी है। जी, मैं यही पूछ रहा था कि ये जो सिलसिला आपका लेखनी का फिर फिल्मों में गीत लिखने का, जी, ये सिलसिला कैसे कब शुरू हुआ? देखिए, एक बात अगर मैं आज स्वीकार करूं तो आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ऐसा? जी, सच तो ये है कि बचपन से रेडियो विविध भारती आकाशवाणी सुनने के बाद और सुनते रहने के बाद एक ख्याल आता था कि क्या मैं भी इस काबिल बन पाऊंगा कि मेरे लिखे गीत भी रेडियो पे बजेंगे। अच्छा। ये पहली लालसा थी।
नहीं, इस पर मुझे यकीन है। और और जब ये हुआ और काफी मकबूलियत के साथ वो गीत बजा, तो जितनी खुशी हुई वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये सिलसिला कौन से शहर से शुरू हुआ, लिखने का, फिल्मों की ओर आकर्षित होने का, रुचि के बढ़ने का, और इस तरह के ख्याल आने का कि हम भी कभी ऐसे सुनाई दें, हमारे गीत भी जो है पर्दे पर दिखलाई दें? वही जब गानों के अर्थ समझने शुरू किए मैंने, जब गानों के भावों को हमने जानना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि ये आपका फर्ज है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप भी अपने अच्छे ख्याल जमाने को दें। खैर, ये तो एक बात थी, पढ़ाई पूरी करनी थी। पढ़ाई पूरी की मैंने पटना में जी, और उस शहर ने सब कुछ दिया और बड़ी शिद्दत से दिया, और फिर मैं एक एक्टर बनने के लिए बम्बई आ गया। अच्छा जी, चलिए अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। देखिए, ये बारिश का मौसम है, एक हमारा लेटेस्ट गाना आया है। अनुज गर्ग उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं और शाहिद माल्या ने गाया है। कैसा है ये बारिशों का मौसम, क्या बात, बूंदे हैं या आसमानी शबनम। आहा, कैसा है ये बारिशों का मौसम, बूंदे हैं या आसमानी शबनम, भीग जाने दे मुझको, भीग जाने दे, आए फिर ना आए ऐसा आलम, कैसा है ये बारिशों का मौसम। हवाएं सबाएं फिजाएं घटाएं सुर में है गाने लगी, चलो न गाएंगे कुछ गुनगुनाएंगे, मन में है हसरत जगी। हवाएं सबाएं फिजाएं घटाएं सुर में है गाने लगे, चलो न गाएंगे कुछ गुनगुनाएंगे, मन में है हसरत जगी। मुस्कुराने दे, खुल के गिलगिलाने दे, मन का मयूरा नाचे चम 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 चम। ओ कैसा है ये बारिशों का मौसम, बूंदे हैं या आसमानी शबनम, भीग जाने दे मुझको, भीग जाने दे, आए फिर ना आए सालम, कैसा है ये बारिशों का मौसम, बूंदे हैं या आसमानी शबनम, कैसा है ये बारिशों का मौसम। पटना में आप मतलब एमेच्योर कोई ड्रामा ग्रुप से जुड़े हुए थे, या फिर संगीत के क्षेत्र से, या फिर लेखनी, किस तरह से? छोटा मोटा नहीं, पटना की सड़कों पे डफली लेके नुक्कड़ नाटक किया करते थे। क्या बात, क्रांतिकारी हुआ करते थे। 8, 10, 15 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, लड़के लड़कियों का। कभी सफदर हाशमी के प्ले औरत, कभी प्रेमचंद का नाटक सवासिर गेहूं, कभी असगर वजाहत साहब के प्ले दोनों मारे जाएंगे। ऐसी कई प्रस्तुतियां की, किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखा, लेकिन सच और झूठ तो पता लग जाता है ना जी। और ये तमन्ना हम सारे थिएटर एक्टिविस्ट करते थे कि पटना की जो सड़कों पे हम प्ले कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा करके काश पुलिस गिरफ्तार कर ले, जरा हम भी शहीदों के लिस्ट में आ जाएं, क्रांतिकारियों के लिस्ट में आ जाएं। हाँ, सच दुनिया को बता जाएं। जी बिल्कुल, मतलब तो वही था कि भाई सोए हुए लोगों जरा जागो।
और जवानी के दिन थे। फिर लगा कि नहीं, चलते हैं फिल्मों में कुछ करने। तो यहाँ पे मैंने एमए की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, लिटरेचर में, और साथ साथ फिल्मों में एक्टिंग की कोशिश करने लगा। थोड़ा थिएटर यहाँ पे किया हूँ। अच्छा। फिर उन्हीं दरमियान ये पता लगा कि भाई कौन काम देगा फिल्मों में। फिर मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले शुरुआत उससे करते हैं जो मेरे पास है, और वो ये था कि फिल्म नॉलेज का एक ख़जाना था जहन में। उस वक्त तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशंस नहीं होते थे, तो मैंने एक पत्रकारिता की शुरुआत की, फिल्म पत्रकारिता की, और उसमें मुझे बेइंतहा सफलता मिली और सभी से जान पहचान पड़ने शुरू हो गए। मतलब कुछ ही सालों में मैंने लता मंगेशकर जी का, आशा भोसले जी का, गुलजार साहब का, अमिताभ बच्चन साहब का मैंने इंटरव्यू कर लिया था। आमिर खान अच्छे दोस्त बन गए थे। और होता क्या था कि जो आज हमने बातचीत की वो 15 दिनों के अंदर छप के उसमें नई नई तस्वीरें लग के वो एक अलग ही शक्ल में आ जाती थी, तो फिर हौसला बढ़ जाता था। तो यहाँ से शुरुआत हुई। बीच बीच में टेलीविजन के भी इंटरव्यूज करते रहे, लेकिन जो पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखना था वो ज्यादा होता रहा। और एक दिन राजेश रोशन साहब का इंटरव्यू कर रहा था, किशोर कुमार साहब के बारे में। अच्छा। और वहां पे एक गीतकार साहब अपना काम संपन्न कर रहे थे। उनके जाने के बाद मैंने राजेश रोशन साहब से कहा कि इसको गीत लिखना कहते हैं क्या? उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा ये काम तो मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो लो एक ट्यून देता हूँ मैं, जरा कुछ लिख के दिखाओ। और ये ट्यून कहो न प्यार है कि उसी गीत की थी, और उस पे मैंने उसी क्षण लिखा, एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाएं दिल ये बताना। उन्होंने कहा कि विजय ये डिस्को का सॉन्ग है और हम कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं, इतनी जल्दी बाजी मत करो। साहिर लुधियानवी लेते थे 1 महीने का वक्त, मजरू सुल्तानपुरी 15 दिनों का, 17 दिनों का वक्त लेते थे। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ठीक है, मैं भी लेता हूँ। और 17-20 दिनों के बाद जब मैं मिला तो 20 मुखड़े मेरे पास थे इस गाने के। बहुत सारे याद भी हैं मुझे अभी, मगर वो जो उसी क्षण हुआ था वही उनके जहन में भी रजिस्टर्ड हो गया और वही बात हुई। और जब राकेश रोशन साहब को उन्होंने सुनाया तो उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा ही तो लाइफ फिलॉसफी एक डिस्को के गाने में चाह रहे हैं, गाने को नया बनाने के लिए। क्या बात। वो पूरा का पूरा गीत आपने उसी वक्त जो लिखा था वही फाइनल हुआ और वो इस रूप में आया। करेक्ट। और हम इस गाने को सुनते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे इसके बाद में जी। और ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे वैसे देखा जाए तो? अब तो मैं चाहूँगा करोड़ों जो प्रशंसक हैं ऋतिक रोशन के, राजेश रोशन साहब के, थोड़े मेरे भी हैं, उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। तो आइए इस गाने को सुनते हैं। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के 2 मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, ऐ मेरे दिल तू गाए जा।
सपना भी है, हाँ कोई सपना भी है। ओ दुनिया में मेरा कोई अपना भी है, हाँ कोई अपना भी है। एक चेहरा खास है जो दिल के पास है, होंठों पे प्यास है, मिलने की आस है। दिल बरों का मगर कहाँ कोई ठिकाना, ऐ मेरे दिल तू आए जा, ए आए आओ, ए आ, ऐ मेरे दिल तू आए जा, ए आए आओ, ए आ। जीवन खुशियों का एक झोंका सा है, हाँ कोई झोंका सा है। और ये झोंका एक धोखा सा है, हाँ कोई धोखा सा है। ये कैसी है खुशी जल जल के जो बुझी, बुझ बुझ के जो जली, मिलके भी ना मिली। दोस्तों पर किसी हाल में ना घबराना, ऐ मेरे दिल तू आए जा, ए आए आओ, ए आ, ऐ मेरे दिल तू आए जा, ए आए आओ, ए आ। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, ऐ मेरे दिल तू आए जा, ए आए आओ, ए आ, ऐ मेरे दिल तू आए जा, ए आए आओ, ए आ। एक पल का जीना, तो इसके जो दूसरा जो मुखड़ा जो इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है जी और उसी गाने के लिए है जो ट्यून थी जी, जो आपकी याद में है, अगर दूसरे जो मुखड़े हैं। श्याम जी, बम्बई एक ऐसा शहर है जहाँ पे हम अपने आप को जितना खोलते हैं उतना ही छुपाते हैं। शायरी के मामले में तो खास तौर पे खोलते हम इसलिए हैं कि दुनिया हमारी तारीफ करे, और छुपाते हम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हीं चार शब्दों के इतने पैसे मिलते हैं। ध्यान रहे कि हम शायरी की बात कर रहे हैं कि उतना पैसा कहीं नहीं मिलता, उतनी मकबूलियत कहीं नहीं मिलती। तो जो सामने आ गया है, कहिए तो मैं पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ दूं, हाँ, लेकिन वो सब जो गाने हैं जो हमने लिखे थे उस गीत के लिए, उसको मत खुलवाइए, उससे और बहुत सुपरहिट गीत बनेंगे। तो वो खजाना है आपका और आप बिल्कुल उसे अपने पास रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी ये जो संपदा है जी ये इस तरह से खुल जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप कहें तो एक पल के जीना के
फर्स्ट अंतरे और सेकंड अंतरे की तरफ मैं आऊं, बहुत कम लोगों से मैंने सुना है कि वो इसकी बात करते हैं, मुखड़ा गीत गा के रह जाते हैं। जीवन खुशियों का एक झोंका सा है और ये झोंका एक धोखा सा है। ये कैसी है खुशी, जल जल के जो बुझी, बुझ बुझ के जो जली, मिल के भी ना मिली दोस्तों, पर किसी हाल में ना घबराना, ए मेरे दिल तू गाए जा। अच्छा, उसमें जो ए आए आओ आए आ, इसके मुझे अलबत्ता याद है कम से कम 8-10 लाइंस जो इसकी जगह पे लिखे थे। अच्छा। और जो इस्तेमाल नहीं हुआ था। ए मेरे दिल तू गाए जा, जीवन जोत जगाए जा, उसको हटाया गया। अच्छा। और हे आए आओ आए आ, या जीवन पथ पे गाए जा, ऐसे बहुत सारे अच्छा लाइंस थे। सभी को ये लगा कि ये जो आलाप है ना, ये बहुत मॉडर्न होगा, भले इसकी जगह पे एक लाइन की कुर्बानी दे दी जाए। और वो सही हुआ। राजेश जी का ऐसा सोचना, ऋतिक का ऐसा सोचना, ये बिल्कुल सही चल रहा था। और लकीली उनको जब ये ख्याल आया कि इस तरह से करते हैं, तो फिर तो बात ही बदल गई और यही हो गया। और वो जो नृत्य निर्देशन था खास करके जी। और फिर जो काबिलियत जो है ऋतिक रोशन की, आज तो सभी मानते हैं जी, जो जी। पहली ही फिल्म में उन्होंने ये साबित कर दिया था कि जो उनके मूव्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, अलहदा हैं। बिल्कुल। मुझे याद है कि उस रिकॉर्डिंग में फराह खान भी थी और वही इसको कोरियोग्राफ करने वाली थी। और उन्होंने किया और बहुत ही बहुत अच्छा। बेहतरीन किया। चलिए कुछ हम भी आगे बढ़ते हैं, अब मूवमेंट हमारा भी आगे बढ़ाते हैं। एक और बात बताऊं, जी बताइए। एक बहुत खुशगवार संजोग है कि जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं उन दिनों एक्टिंग की कोशिश कर रहा था, तो मैं डांस भी सीखा करता था। अच्छा। और वहाँ पे मुझे याद है शकूर शेख नाम के टीचर थे, हमारे डांस के कोरियोग्राफर थे जूहू पे। वहाँ पे ऋतिक रोशन भी आते थे डांस सीखने। अच्छा। वो जितने अच्छे डांस परफॉर्मर थे, मैं उतना ही बुरा डांस परफॉर्मर था। तो जब हम सिटिंग में बैठे गानों की, जहाँ पे ऋतिक भी थे, जहाँ पे फराह खान भी थी, जहाँ पे वो गिटारिस्ट जो हैं डेडिंग 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 कल्याण नाम है उनका, अच्छा। वो भी थे, लकी अली भी थे। जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि अरे आप तो हमारे डांस स्कूल के दोस्त हैं, क्योंकि राजेश रोशन साहब ने हमें बताया नहीं था कि इस फिल्म का गीत है। विजय अकेला जी, अब आप अपने परिवार के बारे में बताइए। जी जी जी। मेरी वाइफ का नाम शहनाज है, वो एक टीचर हैं और यहाँ पे नहीं, वो यूएई में रहती हैं। अच्छा। और हम लोग मिलते हैं एक फासले के बाद, 2-3 महीनों के बाद, और फिर मिलते हैं तो वही पुराने आशिक माशूक हो जाते हैं। वो मेरी बहुत पुरानी माशूका हैं शहनाज। 12-14 साल का हमारा कोर्टशिप था। उनकी जिद थी कि मैं शादी कर लूं, मेरी जिद थी कि आप शायर की महबूबा ही बनी रहिए। शायर की पत्नी बनने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा एक बेटा है जो फुटबॉलर है। बेटे के बारे में बताइए कुछ और। मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और वो एक फुटबॉलर है। बम्बई की बड़ी बड़ी जो टीम्स हैं उनके साथ वो खेलता रहता है। अभी उसकी उम्र 19 साल की है। और जैसा कि बच्चे जो हैं ना, वो अपने पेरेंट्स से इस रूप में इंस्पायर्ड होते रहते हैं कि उनके कहने पे नहीं आते वो कि बेटा ये करो, बेटा वो करो। वो चुपचाप देखते रहते हैं कि उनके पिता उनकी माता क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो कहीं ना कहीं से उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि 200-300 शेर तो उस्तादों के उनको याद ही होंगे। जी। और थोड़ा बहुत लिखते भी हैं। बहुत अच्छा है जी। कहने का मतलब ये है कि आपका प्रभाव जी आपकी पत्नी पर भी है और आपके बेटे पर भी है। नहीं, पत्नी तो इंस्पायर करती है, उनका ही प्रभाव मुझ पे है। आप पर है। क्या बात है, इसी को तो शायर कहते हैं। चलिए अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। आप जो भी गीत बजा रहे हैं वो सब अच्छे गीत ही हैं मेरे। जी सर। ये मेरे पसंदीदा गीतों में से एक गीत है। बिल्कुल। मुझे मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है। जहाँ भी जा
जाऊं मेरे लिए तो तू एक जरूरत सी हो गई है। मुझे मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है। जहाँ भी देखूं ये मेरी दुनिया, जहाँ भी देखूं ये मेरी दुनिया खूबसूरत सी हो गई है। मुझे मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है। ओ मेरे ख्यालों में तेरा ही चेहरा, मेरी जुबां पे तेरी कहानी, मेरे खतों में तेरी ही खुशबू, मेरे बदन में तेरी जवानी, तेरी हुकूमत सी हो गई है। मुझे मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है।
पटना से मुंबई तक का जो ये आपका सफ़र है, ये आपको देखा जाए तो एक अभिनेता के रूप में यहाँ तक लाया है। आपके अंदर में, आपके जहन में ये था कि आप जो है पर्दे पर नज़र आएंगे। तो ये किस तरह से इसे पूरा किया, पूरा हुआ भी कि नहीं हुआ, और अगर हुआ तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसके बारे में हमें बताइए। सही कहा आपने, थिएटर तो मैं कर ही रहा था, लेकिन फिल्म में काम करना चाहता था और इसी वजह से मुंबई आया था। लेकिन बहुत जल्द मुझे पता लग गया कि मेरी जो थोड़ी बहुत काबिलियत थी वो शायरी में थी, और जब ही तो मैं एक तखल्लुस लेके घूम रहा था और मुझे पता ही नहीं था कि मैं डीप इनसाइड एक शायर हूँ। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। मेरे दोस्त बन गए थे मशहूर गीतकार, संगीतकार। मैं मजरू साहब से कई दफ़ा मिल चुका था, कैफी आज़मी साहब से मेरी दोस्ती हो गई थी, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, इन सब से मेरी गहरी दोस्ती हो रही थी, और मैं अपने आप को शायर समझ ही नहीं रहा था, जबकि मेरे पास एक तखल्लुस भी था। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि अरे मैं हूँ तो अंदर से शायर, लेकिन अपने आप को अभिनेता ही क्यों समझ रहा हूँ। तो फिर मैं इस तरफ चला आया। जब मैं प्रिंट मीडिया के लिए इंटरव्यूज़ कर रहा था तो उसमें भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में म्यूज़िक, लिरिक्स और गायकी को लेके ही कर रहा था। तो समझिए कि एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं। पत्रकारिता से आप जुड़े इस वजह से, जो आपके अंदर का एक भाव था फिल्मी जगत को लेकर, तो उस फिल्मी जगत की जो पत्र पत्रिकाएं थीं उससे आपका जुड़ना हुआ, फिर आपने कई इंटरव्यूज़ लिए। तो फिर ये रेडियो से फिर आपका जुड़ना कब, कौन से सन में और कैसे हुआ? रेडियो से मैं जुड़ा 98 में। अब अच्छा। देखते देखते 27 साल के करीब हो गए। उन दिनों पूरे मुंबई में सिर्फ एक ही रेडियो स्टेशन था FM का, और उसकी बड़ी चर्चा थी। तो मेरी जो उस जमाने में माशुकाएं थी, जो आपके फन की माशुकाएं थी कि आप ही की थी? नहीं वो चलिए सर आगे प्लीज। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इतनी मीठी मीठी बातें मुझसे करते हो, मुझे मनाते रहते हो, मेरी जुल्फें संवारते रहते हो, आहा, तुम रेडियो पे ये बातें करोगे तो लोग पसंद भी करेंगे, हाँ, और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, तुम्हारी मकबूलियत भी बढ़ेगी। हम्म, तो उनमें से एक माशूक की जिद पे हाँ, मैंने ये FM की वॉइस परीक्षा दी, और उसमें सहर्ष एक्सेप्टेड हो गया। मतलब स्वीकार कर लिए गए आप ऑडिशन में, स्वर परीक्षण में। जी बिल्कुल, FM रेनबो और FM गोल्ड। करेक्ट। पहले तो FM रेनबो ही था, बाद में गोल्ड आया। जी। तो रेनबो करते करते आपने काफ़ी शोज किए होंगे, कई इंटरव्यूज जो आप अभी तक पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए कर रहे थे, तो आप उन्हें रेडियो तक भी पहुंचाया होगा आपने। प्रिंट मीडिया और रेडियो FM, हम्म, जिसमें लाइव बातें होती थी, होती हैं, कम से कम अपने यहाँ तो ऑल इंडिया रेडियो में तो लाइव ही जाता है। उसमें एक फर्क, मैंने गहरा फर्क पाया। प्रिंट मीडिया में हम तीखे सवाल पूछते थे जी, रेडियो में जरा मीठा हो गया मामला, और कितना भी तीखापन क्यों ना हो, तुरंत जो एक गाना बज जाता था ना, तो उससे फिर वो मामला मीठा ही हो जाता था। तो सुनिए, अब आप थोड़ा सा रुक जाइए, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे जी, लेकिन थोड़ा सा मीठा हो जाए जी। एक गाना जो है आपकी पसंद का हो जाए, आपका अपना हो या आपकी पसंद का हो। ठीक है, ऋतिक रोशन साहब की एक और फिल्म है, राकेश रोशन जी की, क्रिश, उसका जो सरगस का सॉन्ग है वही बजाइए। दिल ना लिया दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, आके दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया। तो चलिए जी, थोड़ा मीठा हो जाए। जी। तो क्या किया।
वाला भी हंस के एक दिन तुमसे ये पूछेगा। दिल ना लिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। दिल ना लिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। आके दुनिया में भी अगर प्यार ना किया तो क्या किया। आके दुनिया में भी अगर प्यार ना किया तो क्या किया। अज़ूका ये जीवन भी एक सर्कस है। अभी सीधे थे अभी उल्टे। जिसे प्यार मिला वो सीधा हुआ, वरना लटके तो लटके। बस इतनी सी बात है सच्ची, तू भी इसको मान ले। दिल ना लिया, दिल ना दिया, दिल ना लिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। आके दुनिया में भी अगर प्यार ना किया तो क्या किया। ये गीत तो बड़ा फास्ट गीत था, जी रिदमिक गीत था, डांस से भरपूर था। तो इसके जो शब्द थे जी वो भी उभर कर सामने आते थे, जी उसके मायने भी उभर कर सामने जी। आते थे। मुझे याद है कि लोगों ने इस गीत के मुखड़े की और इस गीत की ही बात नहीं की, बल्कि संपूर्णता में मुझसे बात की कि तूने चांद पे भी हैं जमाए कदम, दरिया में भी घर है बनाया। आहा, तूने चांद पे भी हैं जमाए कदम, दरिया में भी घर है बनाया। पर क्या तूने एक रोते हुए इंसान को है हंसना सिखाया। ऊपर वाला भी हंसकर एक दिन तुमसे ये पूछेगा, दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। आहा, क्या बात है। ये जीवन भी एक सर्कस है। अभी सीधे थे अभी उल्टे, जिसे प्यार मिला वो सीधा हुआ, वरना लटके तो लटके। ऐसे शब्द हैं इसमें। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जोश, उत्साह जी। और ये जो कहते हैं ना कि एक दर्शन जैसा है, आपने जी। जो जीवन में देखा और जो कुछ आप कहना चाहते थे वो गीत के माध्यम से आपने कहा। करेक्ट। राजेश रोशन साहब की तारीफ करना चाहूँगा, जो मुझे इस तरह के गीत लिखने की आज़ादी देते हैं जिसमें ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हो। बिल्कुल। आपने राजेश रोशन के कॉम्पोजिशन में 2 गीतों का अभी जिक्र किया, एक पल का जीना का, जी, जी। दिल न दिया का। उनका वर्किंग स्टाइल आज के संगीतकारों से बहुत अलग है। मैं अगर आप चाहें तो मेंशन करूं बिल्कुल। कि दिल ना दिया, दिल ना लिया रिकॉर्डिंग होने से पहले सिटिंग रूम में बैठे हुए थे, तो कुणाल गांजा वाले ने क्या किया कि जैसे राजेश रोशन ने उसको गाया वैसे उन्होंने गाना शुरू किया। उन्होंने उनको बिल्कुल रोक दिया, कहा कि ठहरिए ठहरिए, आपको अभी गाने की जरूरत नहीं है, आपके पास समय है ना। तो कुणाल गांजा वाले ने कहा कि जी 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 है समय। तो कहा कि आप विजय के साथ दूसरे कमरे में जाइए, मैं बाहर से ताला लगा देता हूँ। अब ताला लगाया कि नहीं वो हमने देखा नहीं। और कहा कि इनसे पूछिए कि इन्होंने क्यों लिखा दिल ना लिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया।
आके दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया, पूरा मतलब समझो जरा सा 1.5 घंटे में। और हम दोनों आश्चर्यचकित हो गए कि जब 1.5-2 घंटे के बाद हम बाहर आए तो एक एक लफ्ज याद हो गया था कुणाल गांजा वाले को। अब जबकि कृष 4 की प्लानिंग चल रही है तो हमारी राजेश जी के साथ बातचीत हो रही है गीतों की, और कई तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उस पे। जाहिर है ये साथ तो हमेशा आपका बरकरार रहेगा और रहना भी चाहिए। ये पुराने लोगों के काम करने का अंदाज है, जब भी मुझे पुराने लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। इन दिनों मैं आशा भोसले जी के साथ एक एल्बम कर रहा हूँ एट द एज ऑफ 91, और जानते हैं वो किस तरह का गाना कर रही हैं? जैसे पंचम के साथ उछल कूद के करती थी वैसा गाना कर रही हैं। क्या बात, ट्यून पे लिख रहा हूँ मैं। वाह। तो ये मजा आता है, इनका पुराना जो वर्किंग स्टाइल है जिसकी वजह से गोल्डन एरा था। चलिए अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, जो हमने आशा जी की बात की ना, तो अगर आप आशा जी की कोई भी गाना बजाएं तो बहुत लाजिम और अच्छा रहेगा। रात शबनमी भीगी चांदनी, तीसरा कोई दूर तक नहीं, इसके आगे हम और क्या कहें, जानम समझा करो। रात शबनमी भीगी चांदनी, तीसरा कोई दूर तक नहीं, इसके आगे हूँ और क्या कहें, जानम समझा करो। हो इसके आगे हूँ और क्या कहें, जानम समझा करो। सनम तुमको जिस दिन से देखा हमने, दीवाना दिल काबू में नहीं। बड़ा प्यारा ये भी इत्तेफाक देखो, तुम ही मिल जाते हो हर कहीं, तुम ही मिल जाते हो हर कहीं। प्यारे आगे खुद भी जान लो और क्या कहें, जानम समझा करो। रात शबनमी भीगी चांदनी, तीसरा कोई दूर तक नहीं, इसके आगे हूँ और क्या कहें, जानम समझा करो। हो इसके आगे हूँ और क्या कहें, जानम समझा करो। अगर तुम भी वो चाहो जो मैं चाहूं, तो गुल खिल जाए इकरार का। दिलों को मिलने पे कुछ न बोले हम, मजा आए फिर तो प्यार का, मजा आए फिर तो प्यार का। जाने आगे खुद ही जान लो और क्या कहें, जानम समझा करो। रात शबनमी भीगी चांदनी, तीसरा कोई दूर तक नहीं, इसके आगे हूँ और क्या कहें, जानम समझा करो। हो इसके आगे हूँ और क्या कहें, जानम समझा करो।
क्या कहें जानम समझा करो। रात शबनमी भीगी चांदनी, तीसरा कोई दूर तक नहीं, इसके आगे हूँ और क्या कहें जानम समझा करो। हो इसके आगे हूँ और क्या कहें जानम समझा करो। हो इसके आगे हूँ और क्या कहें जानम समझा करो। विजय अकेला जी, जो रेडियो का साथ था जी, उसमें आपने कितने इंटरव्यूज रेडियो के लिए किए? अब किन-किन के बेशुमार किए? बेशुमार, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ था, तो कई बड़ी बड़ी हस्तियों से मेरी पहचान हो गई थी। तो मुझे याद है कि कुछ ही सालों में रेडियो में मैंने जिनके इंटरव्यूज़ किए थे, जिनको स्टूडियो बुलाया था, उनमें आमिर खान साहब थे, उनमें आशा भोसले जी थी, कई बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ थी उनमें, महेश भट्ट साहब थे। और एक बात बताऊं जिसका भी यकीन करना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, मैंने दुबई में भी आरजेइंग की है, अच्छा, 89.1 रेडियो 4 अजमान में। वाह, मगर मैं जल्दी वहां से भाग के इसीलिए क्योंकि उन्होंने इजाज़त जाने की, लौटने की नहीं दी थी, भाग के आ गया था वापस यहाँ पे। उसकी वजह बताता हूँ, और इस पे यकीन करना इतना आसान नहीं है। जब मैं अपने रेडियो के शो रात को कर रहा हूँ लाइव ऑल इंडिया रेडियो से, रेनबो से, क्या आप बिलीव करेंगे कि एक कॉल आता है और मैं उसको उठाता हूँ और उधर से आवाज़ आती है कि मैं प्राण बोल रहा हूँ, वाह, आप अच्छे गाने बजा रहे हैं, मैं सुरैया बोल रही हूँ। तो मतलब ये इतनी बड़ी दौलत थी जिसका हम बखान ही नहीं कर सकते। और दुबई में इसके उलट कुछ भी नहीं था। अच्छा, तेज रफ्तार की गाड़ियां चल रही हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा क्या है। एक रोज मैं आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने के लिए उनको कहा कि आप तो आकाशवाणी भवन आई ही हैं। उन्होंने कहा आई तो हूँ, लेकिन बचपने में आई हूँ, चर्च गेट की बात कर रहा जी हूँ। जी जी, तो मुझे एक सही लोकेशन बताइए। लोकेशन तो उन दिनों होता नहीं था। तो मैंने कहा कि देखिए, LIC बिल्डिंग के पास मैं रहूँगा, आप वहाँ पे आ जाइए, फिर हम लोग साथ चलेंगे। लोकेशन नहीं था, लेकिन फ़ोन का ज़माना आ गया था। उनका फ़ोन आता है कि मैं 15 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ LIC बिल्डिंग के पास। अब आशा जी विजय अकेला का इंतज़ार 15 मिनट से करेंगी, इससे बड़ी ज़िंदगी तो मुझे नहीं चाहिए थी। अच्छा, ये विजय जी जो हैं, जी, ये अकेले हैं? शायर अकेला ही होता है, और ये मेरा तखल्लुस है। बिना तखल्लुस के कोई शायर नहीं है। ये साहिर लुधियानवी का जो साहिर है वो तखल्लुस है। ये जो मजरू सुल्तानपुरी हैं, ये जो मजरू है वो तखल्लुस है। ये जावेद अख्तर का जो अख्तर है वो जानिसार अख्तर का तखल्लुस है। कमर जलालाबादी का कमर जो है वो तखल्लुस है। अच्छा जी। समीर, आज के समीर भी तखल्लुस है। समीर, क्या बात। शीतला पांडे का अनजान भी तखल्लुस था। तो अकेला ही चुनने की क्या जरूरत थी आपको? बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि अकेलेपन में ही असली ताकत है। बहुत जल्दी ही एहसास हो गया कि ये जो मेला है ये झूठा है। अकेलेपन में ही सबसे बड़ा मेला लगता है। तो धीरे धीरे ये एहसास हो गया कि इससे बेहतर तो कोई नाम नहीं रखा जा सकता। और फिर पटना और कलकत्ता में कितनी दूरी है। अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अकेला चलने की बात की है। एकला चलो रे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो आपका कारवां बेहतर बना, अच्छा बना? जी 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 जी। इस वक्त क्या सोचते हैं आप? जी बिल्कुल सही कहा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीता हूँ, जैसे आप भी जीते होंगे, जैसे सभी जीते हैं। और हमारी जिंदगी में मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई सालों से तो शायरी के अलावा कुछ नहीं है। मैं अपनी शायरी लिखता हूँ, कहता हूँ, जब भी आप कहेंगे कुछ नई चीज़ें सुनाऊंगा। मुशायरों में जाता हूँ और उस्ताद शायरों की, फिल्म शायरों की स्पेशली किताबों में मशगूल रहता हूँ लिखने में। कुछ किताबें लिखी हैं, कुछ लिख रहा हूँ और अपना
कलेक्शन ऑफ पोइट्री एक आई है और दूसरी भी आने वाली है। पिछले दिनों गुलजार साहब ने एक बड़ी अच्छी बात मेरे बारे में कही थी। गुलजार साहब ने कही थी, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। जी, जी। जब जानिसार अख्तर साहब पे लिखी मेरी किताब रिलीज हुई गुलजार साहब के हाथों, तो उन्होंने कहा कि मैं विजय अकेला से जलन रखता हूँ कि विजय अकेला ने अभी अभी कहा कि उन्होंने जानिसार अख्तर की किताब को लिखने में, उनके गानों को ढूंढने में, उनको सजाने और संवारने में और कई लोगों से जानिसार अख्तर साहब की यादों को समेटने में, कहते हैं कि 1.5 साल 2 साल का वक्त लगा। तो क्या ये 2 साल तक जानिसार अख्तर के साथ थे? क्या बात। और जब जाके मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्यों इन सब लोगों के बीच रहना पसंद है। इनकी शायरी में जो जिंदगी को देखने का नजरिया है, उफ, उतनी हसीन हमारी असल की जिंदगी नहीं है। नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब एक जानिसार अख्तर कहता है मैं तुम्ही से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है, ये एतबार क्यों, तो लगता है कि क्या इतनी हसीन जिंदगी है क्या? और नहीं, अगर हसीन जिंदगी है तो चलो ना, जिस तरफ हसीन जिंदगी का चश्मा बह रहा है वहीं चलते हैं, कुछ प्यास अपनी बुझाते हैं। आहा, क्या बात है। चलिए इस गीत को सुनते हैं और अपने श्रोताओं को भी सुनाते हैं। मैं तुमसे पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ। मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ। जो कदम उठा रही हूँ वो कदम बहक रहा है, मेरी तुमसे क्या निगाहें, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। मेरे दिल पे हाथ रख दो, तुम्हें इंतजार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ। मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ।
बॉम्बे टॉकीज। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और गीतकार विजय अकेला से फिल्मी गपशप। आपसे बातचीत की जी श्याम ने। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले सप्ताह। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।